नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 67 बीपीएससी प्री के लिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें कथन दिया गया है। इस पहला कथन है, इस क्षेत्र के लोगों को यजुर्वेद में कीकट कहा गया है। दूसरा कथन है, विनय पिटक में इस क्षेत्र के लोगों को व्रतिक भी कहा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आधुनिक नाम पाली भाषा के शब्द विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है कि इसका जो आधुनिक नाम है पाली भाषा के शब्द विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पे देखते हैं, विनय पिटक में इस क्षेत्र के लोगों को व्रत भी कहा गया है, जो कि गलत है। ये विनय पिटक में नहीं कहा गया है। इसका आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन कि किस में क्या कहा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इस क्षेत्र के लोगों को यजुर्वेद में कीकट कहा गया। ये भी गलत है। यजुर्वेद में कीकट नहीं कहा गया, ये ऋग्वेद में कहा गया था। तो हमारा पहला दूसरा गलत हो जाता है और तीसरा सही, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसका दिया गया है कि कीकट जो हम लोग अभी देख रहे थे उसको ऋग्वेद में कहा जाता है, व्रत जो कि अथर्ववेद और पंचवीस में बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के संबंध में सही कथनों का चयन करें, है ना। तो सही कथन को चयन करना है। तो पहला कथन है कि प्राचीन काल में गंडक नदी को सदनीर झारा कहा जाता था। ये तो ऐसे ही गलत है। गंडक नदी को सदानीरा भी कहा जाता था, सदनीर झारा नहीं कहा जाता था। पहला गलत हो गया। दूसरा कथन है, शतपथ ब्राह्मण में बिहार के आर्यों के प्रवेश की चर्चा की गई है, जो कि ये भी गलत है। और तीसरा है, शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत और प्रहस्त की कहानी का उल्लेख है। चलिए इसको देखते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था और शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कहा जाता था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बिहार में किस कालखंड के अवशेष मिले हैं। इसका ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसे देखते हैं कि पुरापाषाण काल के विशेष मिले हैं बिहार में, मध्यपाषाण काल के भी मिले हैं और नवपाषाण काल के मिले हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाता है 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि बिहार में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है कि सही जोड़ी चुने। पहला कथन है, पुरापाषाण मुंगेर में, नवपाषाण चिरांद, ताम्रपाषाण चेचर। पुरापाषाण मुंगेर में है, जो कि बिल्कुल सही है। नवपाषाण जो कि चिरांद में है, सारण जिला में पड़ता है। और ताम्रपाषाण चेचर में है, ठीक है, जो वैशाली जिला में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त अवशेषों के सही जोड़े चुने। वैशाली ब्लैक एंड रेड वेयर, चिरांद NBPW, ठीक है, और मरहौरा तांबा उपकरण। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, क्योंकि वैशाली में BCW के अवशेष पाए जाते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, और चिरांद जो कि सारण में NBPW के पाए जाते हैं। ठीक है। मढ़ौरा जो कि तांबा उपकरण नहीं पाए जाते हैं मढ़ौरा में। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैशाली में ब्लैक एंड रेड वेयर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एंड चिरांद में NBPW पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन बिहार का उल्लेख मिलता है। तो इसका कथन है महावस्म, दीपवस्म, कुलवस्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इन तीनों में से किसी में भी बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन बिहार का उल्लेख नहीं मिलता है। और क्या मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि
ये सभी बौद्ध धर्म के श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है। ये भारत के इतिहास से संबंधित नहीं है, ये श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित है अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, दीर्घ निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथ प्राचीन बिहार का उल्लेख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू ग्रंथ प्राचीन बिहार का उल्लेख करता है? ठीक है, पहला कथन है ऋग्वेद, दूसरा भगवती सूत्र और तीसरा पंचवीस। इसमें बोला गया है कि हिंदू ग्रंथ, ऋग्वेद हिंदू ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। और तीसरा है पंचवीस जो कि हिंदू ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण और महाभारत ऐसे हिंदू ग्रंथ हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत प्राचीन बिहार का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 जो कि इंडिका करता है ना। मेगास्थनीज का बुक था इंडिका। और सी यू की जो कि चीन के यात्री थे, इनके बारे में भी प्राचीन बिहार का उल्लेख मिलता है। और दोरासे जिनका ग्रंथ का उल्लेख प्राचीन बिहार में नहीं मिलता है। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मेगास्थनीज का इंडिका, फाहेन क्रॉनिकल, CUN की ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत और इत्सिंग की यात्रा वृत्तांत में बिहार का इतिहास का वर्णन मिलता है। चलते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाजनपदों के बारे में सबसे पहले उल्लेख करता है? पहला कथन है अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र और तीसरा राजतरंगिणी। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, इसलिए ये दोनों सही हैं। और राजतरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा रचित है, इसके द्वारा महाजनपद के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में पहली बार जनपदों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। चलते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, महाजनपदों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन आधुनिक बिहार में थे? ठीक है, अब कौशल जो कि अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, मगध बिहार में था और अंग जो कि भागलपुर वाला एरिया क्षेत्र है। तो ये दोनों है लेकिन कौशल नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं मगध, बज्जी और अंग। ठीक है, मगध जो कि बिहार में है पड़ता है, बज्जी जो कि वैशाली जो प्रथम गणराज्य भी था बज्जी, और अंग जो कि भागलपुर एरिया वाला क्षेत्र था। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा तीनों सही है। तीसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, बज्जी जो कि बिहार में है, कौशल यूपी में और मगध बिहार में, तो ये भी नहीं होगा। और मगध बिहार में, अंग बंग लिखा हुआ है लेकिन यहाँ अंग होगा, अंग जो कि बिहार में है और कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नहीं है। इसलिए इसका 2 कथन सत्य हुआ, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि सही कथन चुने। पहला कथन है भगवती सूत्र बज्जी महाजनपद के बारे में विवरण देती है। दूसरा कथन है भगवती सूत्र में वैशाली और मगध के बीच हुए युद्धों और उसमें प्रयुक्त हथियारों के प्रकारों का भी विवरण मिलता है। तीसरा कथन है कि भगवती सूत्र बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि भगवती सूत्र बज्जी उप महाजनपद के बारे में विवरण देती है, तो बिल्कुल सही देती है। ठीक है, दूसरा है कि भगवती सूत्र में वैशाली और मगध के बीच हुए युद्ध और उसमें प्रयुक्त हथियारों के प्रकारों का विवरण भी मिलता है, बिल्कुल सही है। ये हर्यक वंश में इसका विवरण मिलता है, हर्यक वंश के राजाओं के द्वारा जो युद्ध होता था उसके बारे में यहाँ पे विवरण मिलता है। तीसरा है भगवती सूत्र बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा लिखा गया है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा लिखा जा ही नहीं सकता है, तो तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राजवंश के अंतिम शासकों की सही जोड़ी चुने, है ना। हर्यक राजवंश
के राजा कौन थे? नागदशक। ये कथन ये है। दूसरा कथन है शिशुनाग राजवंश के नंदीवर्धन। तीसरा कथन है नंद वंश के महापद्मा नंद। तो हर्यक वंश के राजवंश नागदशक जो कि अंतिम शासक थे, बिल्कुल सही है। शिशुनाग राजवंश के नंदीवर्धन, इसके भी अंतिम शासक थे, ये भी सही है। और नंद वंश के महापद्मानंद जो कि अंतिम शासक नहीं थे, जबकि महापद्म ये संस्थापक थे नंद वंश के, तो ये गलत हो जाता है। तो अंतिम शासकों की सही जोड़ी पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने पिता की हत्या की थी, जिन्हें पितृहंता भी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड 3, क्योंकि अजातशत्रु और उदयन दोनों ने अपने पिता की हत्या की थी। अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बने थे। तो और ये हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। तो इसलिए इनको पितृहंता शासक भी कहा जाता है या पितृहंत वंश भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजाओं और राजधानियों की सही जोड़ी चुने। अजातशत्रु का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। कालाशोक का राजधानी कहाँ था? राजगृह। धनानंद का राजधानी कहाँ था? वैशाली। ऐसा तीनों कथन में कहा जा रहा है। अब इसको बारी बारी से देखते हैं क्या कौन सा सही है और कौन सा गलत। पूछ रहा है कि सही जोड़ी चुने। सही जोड़ी चुने तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे और इनका राजधानी था राजगृह, तो पहला हो गया गलत। दूसरा कालाशोक जो कि इनका राजधानी हो गया था वैशाली, तो राजगृह नहीं था, ये भी गलत। धनानंद जिनका राजधानी था पाटलिपुत्र, और ये भी गलत। तो इस तरह से तीनों गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। अजातशत्रु जो कि राजगृह जिनका राजधानी था, कालाशोक का राजधानी पाटलिपुत्र था, कभी कभी वैशाली भी चला गया था। ठीक है, धनानंद पाटलिपुत्र के शासक थे, बिल्कुल सही है। देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। सही कथन चुने। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है उनका अवंती साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध था, तो इसका गलत है, अवंती साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध नहीं था। ठीक है। तीसरा कथन है उन्होंने उज्जैन में अवंती राजा चंद्रपद्योत के इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुने। पहला है अजातशत्रु बिंबिसार और चेल्लना के पुत्र थे, ये कथन सही है। दूसरा कथन है चेल्लना लिच्छवी जनजाति से थी, ये भी सही है, लिच्छवी की राजकुमारी भी थी। तीसरा कथन है अजातशत्रु को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाने जाते थे समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त 1 और लिच्छवी की कुमार देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त 1 लिच्छवी की कुमार देवी के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन बिहार में शासन करने वाले राजवंशों का सही कालानुक्रम चुनिए। प्राचीन बिहार, यह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन बिहार में शासन करने वाले शासक के राजवंशों का सही कालक्रम चुनना है। तो इसमें देखते हैं हर्यक वंश, उसके बाद बृहद्रथ वंश। ये तो गलत हो गया क्योंकि हर्यक वंश के पहले बृहद्रथ वंश आया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन है पहला बृहद्रथ उसके बाद हर्यक वंश आता है, यहाँ पे कालाशोक वंश आ गया, जो कि भी गलत है। तीसरा देखते हैं हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, ये भी गलत है। चौथा है हर्यक वंश, फिर कालाशोक, फिर नंद, फिर शिशुनाग, जो कि गलत है। हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद। इस तरह से इसका सही कालानुक्रम होगा। पहला होगा बृहद्रथ वंश, दूसरा होगा हर्यक वंश, तीसरा होगा शिशुनाग वंश, चौथा होगा नंद वंश। तो इस तरह से इसका ई है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन चुने। कथन 1 है महानंदीन या महापद्मनंद। महापद्मनंद को हम ही महानंदीन बोला जाता है, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सर्वछत्रांतक के रूप में जाना जाता था सभी क्षत्रियों का संहारक। इनको सर्वछत्रांतक के रूप में जाना जाता था, तो ये भी सही है। ये संस्कृत विद्वान पाणिनि के समकालीन थे, ठीक है, ये पाणिनि के समकालीन थे, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1, 2, 3, एक से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बौद्ध परिषदों के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला है महाकश्यप की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में पहला परिषद का आयोजन किया गया था, ठीक है, जो कि गलत है। दूसरा कथन है पहली परिषद बिंबिसार के संरक्षण में आयोजित की गई थी, ये भी गलत है। किनके आयोजन में की गई थी? अजातशत्रु के। तीसरा कथन है परिषद की यह बैठक नागार्जुन गुफा में आयोजित की गई थी, ये भी गलत है। तो इस तरह से तीनों गलत है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। राजगृह की सप्तर्णी गुफाओं में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के संरक्षण के तहत पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, यानी कि सप्तर्णी गुफाओं में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता हुआ था। कहाँ? तो राजगृह में। यहाँ पे कथन 1 में क्या था कि पाटलिपुत्रा बोल रहा था, इसलिए एक गलत हो गया था, ठीक है। देखते हैं अब 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 में पूछ रहा है सही जोड़ी चुने, ठीक है। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? नालंदा में, जो कि गलत है। आप लोग सबको पता होगा कि दूसरा बौद्ध परिषद हुआ था वैशाली में, ठीक है। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, ये भी गलत है। चौथी बौद्ध परिषद सांची में, ये भी गलत है। और 5वीं बौद्ध परिषद कश्मीर में, ये भी गलत है, यानी कि सभी गलत है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, है ना। द्वितीय बौद्ध परिषद जो कि वैशाली में हुआ था और कालाशोक करवाया था। कालाशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के द्वारा। और चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि कनिष्क राजा के द्वारा हुआ था, ठीक है, कुछ जो कि कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे और अशोक मौर्य वंश के राजा थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वैशाली के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है इसे शुंग राजवंश के कालाशोक के अधीन राजधानी बनाया गया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। दूसरा कथन है यह वह स्थान था जहां सर्वप्रथम बौद्ध संघों ने महिलाओं को अनुमति दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ में महिलाओं की अनुमति दी गई थी, वैशाली में ही दी गई थी, ठीक है। और वैशाली में आम्रपाली यहाँ की नगरवधु थी, ये सही बात है कि वैशाली की जो नगरवधु थी वो आम्रपाली थी। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। कालाशोक शिशुनाग वंश का था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। यहाँ पे कह रहा है कि कालाशोक शुंग राजवंश का था, जबकि कालाशोक कौन सा राजवंश का था? तो शिशुनाग राजवंश का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रगुप्त के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है इन्होंने सिल्युकस निकेटर को हराया, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने उनकी बेटियां सिंधिया से शादी की, जो कि गलत है। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और अपना अंतिम समय वल्लभी में बिताया, ये भी गलत है। अच्छा, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि केवल एक, और केवल एक इसमें से किसी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना थी, ठीक है, और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राजाओं के साथ संतों भिक्षुओं की सही जोड़ी चुनें, ठीक है। यहाँ पे है उपगुप्त। उपगुप्त उस समय के राजा कौन थे? अशोक, ऐसा कथन 1 में कहा गया है। दूसरा कथन है कि भद्रबाहु के समय चंद्रगुप्त थे और नागसेन के समय मिलिंद यानी कि मिनांडर थे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सही जोड़ी चुनना है।
23 नंबर का क्वेश्चन है कि उपगुप्त जो कि अशोक के समय में थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भद्रबाहु चंद्रगुप्त के समय थे, जो कि सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। और तीसरा है नागासेना ने मिलिंद के बारे में एक उपन्यास भी लिखा है जिसे मिलिंद पन्हों के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि 1, 2 एंड 3। देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। क्षेत्रों के साथ अशोक स्तंभ की लिपियों की सही जोड़ी चुनें। और कथन 1 है ब्राह्मणी लिपि पश्चिमी भारत, खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत, अरामिक लिपि दक्षिण भारत। इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दो, यानी कि खरोष्ठी लिपि का संबंध उत्तर पश्चिमी भारत के स्तंभ से है ना। तो इसका सही आंसर आप लोग एक एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ब्राह्मणी लिपि का स्तंभ पूर्वी भारत में था और खरोष्ठी का उत्तर पश्चिम और अरामिक का सीमांत क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, और बाकी हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दूसरा रामपुरवा। ये तीनों के तीनों बिहार में पाए जाते हैं, और बिहार के किस जिला में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि 1 से अधिक। और इस तरह से आज का वीडियो एक ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।